Welcome to the video. My name is Harsh Dev and I recently got selected as a probationary officer in Central Bank of India. सो ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है 5 वीडियो सीरीज़ का, जो कि मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। इस सीरीज़ में हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हमारा सिलेबस रहता है, क्या हमारे पैटर्न हैं, एंड कैसे हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स को राइट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एंड हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। तो उसके बारे में बात करेंगे। जितना भी मेरी कैपेसिटी में होगा, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे 15-16 महीने हो गए प्रिपरेशन करते हुए, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस होगा वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी हैं अपनी प्रिपरेशन में वो आप सब ना करें एंड आप जल्दी से सिलेक्शन ले पाएँ बैंक एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक से आपको बताऊंगा कि बैंक एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, एंड ये वीडियो प्योर बिगिनर्स के लिए है। एंड आगे वाली वीडियोस में मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा इंडिविजुअल वीडियोस में, लाइक एक वीडियो इंग्लिश के लिए, एक वीडियो रीजनिंग के लिए। सो इस वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक में बात करने वाला हूँ हर एक चीज़ के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करने से पहले हमें ये देखना है कि बैंक होता क्या है, जहाँ हम जॉब लेने वाले हैं वो जगह काम कैसे करती है। अब ये चीज़ें ये सबको पता ही होंगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जो बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है उसको मैं पूरी जानकारी दूँ। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है एंड लोन्स प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत है, एंड जिनके पास सरप्लस पैसा है वो बैंक को डिपॉजिट कर देते हैं, मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट मिलता है उनको। सो बैंक ऐसे काम करता है। अब बैंक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करेगा क्यों, हमें क्यों बुलाएगा बैंक की आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। अब ये रीज़न ये हो सकता है कि जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं वो रिटायर हो गए हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। बैंक ने बहुत सारी नई नई ब्रांचेस खोली हैं, एक ये रीज़न हो सकता है। उनको मैन पावर चाहिए काम करने के लिए। डिजिटल सर्विसेज में काफ़ी जो बैंक है वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको यूज़ करने के लिए, ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बैंक को एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो इस वजह से रिक्रूटमेंट होती है। कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अभी जो रेशो चल रहा है प्रेजेंट इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो 1:2000 है। एक बैंक एम्प्लॉई 2000 कस्टमर्स के साथ डील करता है पर डे नहीं, बट ये एक ऐसा डेटा है जो बताया है गवर्नमेंट ने कि एक बैंक एम्प्लॉय 2000 लोगों के साथ डील करता है, 2000+। सो जब कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो रिक्रूटमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो सेवा कौन करेगा लोगों की बैंक में। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, और क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है लोगों को। एटीएम फैसिलिटी हमें सबको पता है, काफ़ी बेसिक है। ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड करता है, यूपीआई प्रोवाइड करता है, एज ए एजेंट वर्क करता है बैंक, एंड इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सो जो बैंक में बेसिक्स जो रिक्रूटमेंट होती है वो दो चीज़ों की होती है। एक CSA दैट इज़ क्लरिकल कैडर में जो रिक्रूटमेंट होती है, एंड PO प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल पे। अब जो क्लरिकल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है, जो क्लर्क होते हैं बैंक में काम करते हैं, वो डेली ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं, पासबुक्स को अपडेट करते हैं, कस्टमर्स की क्वेरीज जो होती हैं वॉक इन कस्टमर्स की उनको सॉल्व करते हैं, बैक एंड वर्क करते हैं, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। एंड जो ऑफिसर लेवल होता है वो उनको सुपरवाइज़ करते हैं, क्लरिकल लेवल में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड ब्रांच के ऑपरेशंस को संभालते हैं, मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम देखें कि बैंक काम कैसे करता है, पैसा कैसे कमाता है, बेसिकली बैंक एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, और हर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं तो बिज़नेस भी नहीं, वो फिर NGO हो गया। अगर एक बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सेक्शन 8 कंपनी हो जाएगी। तो बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट होता है, और बैंक भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रिंसिपल पे चलता है। अब बैंक अपने एम्प्लॉय को तभी सैलरी दे पाएगा अगर बैंक प्रॉफिट में होगा, तो नहीं तो उसको ज़रूरत ही क्या है एम्प्लॉय की। तो आजकल काफ़ी ये चीज़ चर्चा में चलती है कि बैंक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर
बैंक रिक्रूट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ मेरा प्रॉफिट बढ़ाएं, तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा वो एम्प्लॉय को देता है। तो ऐसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बैंक का, ऐसा चलता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स बैंक कंडक्ट करवाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को हायर कर सके। अब ये एक कम्पिटिटिव टेस्ट के फॉर्मेट में होते हैं। एक पैटर्न दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है, जो कि बड़े सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम को, देन मेरिट लिस्ट बनती है एंड CSA एंड POs को रिक्रूट किया जाता है। इंडिया में देखा जाए तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? जिस बैंक में ओनरशिप जो है वो 51%, मिनिमम 51% है, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें से जो 11 है वो नेशनलाइज बैंक है, जैसे PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड एक जो है वो SBI है। अब ये 11 हम नेशनलाइज क्यों बोलते हैं, एक को SBI क्यों बोलते हैं, ये जब आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ कि जो SBI वो एक्ट के थ्रू बना था, पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ये चीज़ें आपको हो सकता है अभी समझ ना आए, बट जब आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये कम्पिटिटिव जो टेस्ट है, काफ़ी बिगिनर्स को ये डाउट होगा कि ये कट ऑफ मेरिट लिस्ट होती क्या है, ये बनती कैसे है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंपटीशन, हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं। अगर किसी बैंक में 10 वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसके लिए 50 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, और 50 कैंडिडेट्स ने, ऐसा मानते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 50 ही कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम है वो दिया है। तो जो कट ऑफ बनेगा जो कि 10th कैंडिडेट का स्कोर होगा, क्योंकि 10 ही वैकेंसीज थी। फॉर एग्जांपल, जैसे 50 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, 50th वाला, जैसे फर्स्ट कैंडिडेट जिसने टॉप किया उसके 92 मार्क्स हैं, एंड 11th कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो 73 हैं। ये जो मार्क्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं मेरिट लिस्ट में, एंड जो 10th कैंडिडेट होगा, जितने भी उसके मार्क्स होंगे वही कट ऑफ बन जाएगा। अगर 11th कैंडिडेट के 73 मार्क्स आए हैं तो इसने एक मार्क से कट ऑफ को मिस करा है। ये मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन स्टिल मैं बिगिनर्स को ध्यान में लेते हुए हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो IBPS है, IBPS एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करवाता है। एंड मेनली अगर हम IBPS को देखें तो ये उनकी साइट है, ये उनके बारे में दिया हुआ है। ये जो IBPS है ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सेटअप करी थी RBI ने, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलके। तो ये सारे गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये कंडक्ट करवाता है IBPS। जैसे आप देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, RRBs, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अब जैसे IBPS है ये मेनली एक साल में 2 टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। एक RRB, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं हमारे स्टेट में कन्फाइंड होते हैं, ये इनकी जो रीच है वो स्टेट तक की होती है, एंड ये ग्रामीण बैंक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 11 है जैसे मैंने आपको बताया। एंड RRBs अपनी स्टेट के हिसाब से होते हैं। जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ तो हमारे जम्मू में 2 RRBs हैं। नेशनलाइज बैंक जो है इसमें जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होता है ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है। ये स्टेट में ही वैकेंसीज आती हैं एंड स्टेट में ही इसका जो कंपटीशन है वो डिफाइंड होता है। एंड RRBs में PO भी और क्लरिकल भी, ये दोनों ही स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। कट ऑफ भी इनकी स्टेट वाइज बनती है एंड वैकेंसीज भी स्टेट वाइज आती हैं। बस IBPS PO एक इकलौता एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम है, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज़ नहीं आती, नेशनल लेवल वैकेंसीज़ आती हैं। सो इसमें जो प्रोसेस है अगर हम देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, देन मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। क्लरिकल लेवल में इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू सिर्फ ऑफिसर लेवल पे होगा। एंड जो प्रीलिम्स का पैटर्न होता है कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि हमें टाइम कम मिलता है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए, तो इसीलिए हमारी जो एक्यूरेसी है और स्पीड है वो दोनों अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में टाइम काफ़ी होता है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए, तो अगर हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो हम मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मेंस में सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस वो थोड़ा एडवांस कर देते हैं उसके लेवल को, और जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाती है। प्री में जो जनरल अवेयरनेस है वो नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं IBPS की वेबसाइट हमने देख ली। ये जो है ये सिलेबस है।
हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम्स का सिलेबस जो है वो सेम ही होता है। बस आरआरबी के एग्ज़ाम्स में क्या है कि कंप्यूटर का सिलेबस ऐड हो जाता है। कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अरोरा एजुकेटर सर हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी उनसे पढ़ाई करी है। सो ये कुछ सिलेबस अगर हम देखें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसलीनियस वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं करूँगा। इसके बाद अगर हम पैटर्न देखें तो आरआरबीज़ का जो पैटर्न है वो आईबीपीएस जो नेशनलाइज्ड बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम देखें इसमें इंग्लिश नहीं पूछते, इसमें खाली रीजनिंग और क्वांट्स पूछते हैं, दैट इज़ मैथ्स। रीजनिंग और क्वांट इसमें पूछेंगे, बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश भी पूछते हैं, लेकिन इसके प्री में खाली रीजनिंग और क्वांट पूछते हैं। 40 मार्क्स की वेटेज है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग भी होती है 25 मिनट्स की, कि आपको 25 ही मिनट मिलेंगे खाली रीजनिंग को अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद सेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर क्वांट का एग्ज़ाम आ जाएगा। और इसका जो नेचर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, खाली आपको कट ऑफ ही पास करनी होती है। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होते। फाइनल लिस्ट में जो मार्क्स हैं क्लर्क में खाली मेंस के होते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर में मेंस के और इंटरव्यू के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। दैट मीन्स आपके जो टोटल मार्क्स कटेंगे वो 1.25 कटेंगे। आपका टोटल स्कोर आएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन कराया वो भी गलत है तो टोटल स्कोर आपका माइनस में आएगा, -7.5, -0.75। सो ये जो है, इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो हम अच्छी तरह से मेंटेन करके रखें। इसके बाद अगर हम देखें मेंस का पैटर्न, सेम सिलेबस होगा, बस जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एंड ड्यूरेशन भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस ही होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स की। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कंप्यूटर नॉलेज ऐड हो जाता है। आरआरबी के एग्ज़ाम्स में ही कंप्यूटर आता है, बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं आता। एंड ये जो इसके मार्क्स है वो फाइनल मेरिट पे बेस्ड होते हैं। प्री के जो मार्क्स हैं वो खाली क्वालिफाइंग है, जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा। एंड अगर हम बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें आरआरबी को छोड़ के, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इसके जो प्री का पैटर्न है वो सेम है। चारों एग्ज़ाम के प्री का पैटर्न सेम है, इंग्लिश में 30-30-20। लेकिन जो एसबीआई पीओ है उसका भी हाल ही में जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं उसका पैटर्न, उसमें इंग्लिश में जो है वो 40 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको अपडेटेड पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन बाकियों का यही सेम है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है एंड 100 ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ये पैटर्न रहता है। इसमें कंप्यूटर नहीं होता आरआरबी के एग्ज़ाम्स की तरह। 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। फाइनल मेरिट जो है इसी बेस पे बनती है, प्री के बेस पे नहीं बनती। इसके बाद अगर हम बात करें एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस की तो ये पैटर्न रहता है। जैसे रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60। सेक्शन ए और सेक्शन बी होती है, लाइक सेक्शन ए में खाली 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में खाली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे 60 मिनट यहाँ पे दिए हैं, टाइम बढ़ गया पीओ के पेपर में। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बात करी, पैटर्न के बारे में बात करी। आने वाली वीडियोज़ में मैं डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, डिटेल में सोर्सेज बताऊंगा कि क्या मैंने फॉलो करे थे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एंड कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंग्लिश के रिलेटेड होगी, देन उसके नेक्स्ट रीजनिंग के, देन क्वांट, देन एंड में जो लास्ट वीडियो जनरल अवेयरनेस की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।